विश्व समुदाय मोरक्को के साथ है और हम उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए तैयार हैं। Your Highnesses, Excellencies, G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं, यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है, हेवम लोकसा हित मुखेति अथ इयम नातिसु हेवम, अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। आइए इस संदेश को याद कर इस G20 समिट का हम आरंभ करें। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। फ्रेंड्स, भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को
G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक्सेलेंसी, इसके साथ ही मैं मीडिया के साथियों से भी विनम्र आग्रह करूंगा कि वे अब हमें समय दें और इस सभागृह से बाहर जाने का कष्ट करें। G20 का औपचारिक यहां पर आगाज हो चुका है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री जो कि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और उसके अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने स्वागत भाषण दिया। और इस भाषण की जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है कि अभी अभी जस्ट चंद सेकंड्स पहले अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दे दी गई है और इसका ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने किया। भारत ने प्रस्ताव रखा था और समर्थन किया था G20 की स्थायी सदस्यता या G20 के इस गुट में अफ्रीकन देशों का जो यूनियन है जिसमें 50 अफ्रीकन कंट्रीज हैं उन्हें शामिल करने के लिए, और ये औपचारिक रूप से हो गया है। इसे भारत की एक बड़ी जीत के तौर पे देखा जा सकता है। ग्लोबल साउथ में एक जो अहम लीडरशिप स्टेप है इस कदम से भारत ने ले लिया है। इस पर चर्चा करेंगे आगे कि ये कितना महत्वपूर्ण है इस बात का, इस घटना का होना। लेकिन उससे पहले अगर प्रधानमंत्री के संक्षिप्त से भाषण का जिक्र करें जो कि स्वागत भाषण के तौर पे उन्होंने दिया, तो सबसे पहले तो मोरक्को में आज सुबह सुबह जो भूकंप की घटना हुई है और करीब करीब 300 लोगों के मारे जाने की खबर है, उसके लिए उन्होंने संवेदना व्यक्त की, कहा पूरी दुनिया उनके साथ है। इसके अलावा G20 में सबका स्वागत करते हुए उन्होंने उस 2500 साल पुराने एक ऐतिहासिक स्तंभ का जिक्र किया जिस पे लिखा है कि मानवता का कल्याण सुनिश्चित किया जाए, और उन्होंने कहा कि यही हमारी अप्रोच होनी चाहिए। और भारत ने अपनी G20 की अध्यक्षता में इसी थीम को बढ़ावा देने की कोशिश की है। एक और महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही कि कोविड को जिस तरीके से हम सब ने मिलकर हराया, हम जो ये आपसी विश्वास की कमी है ग्लोबल लेवल पर, वो इशारा कर रहे थे जो यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है उसको भी हम खत्म कर सकते हैं, ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को भरोसे में बदल सकते हैं, ये आग्रह उन्होंने किया। साथ ही में उन्होंने फिर दोहराया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही वो तरीका है जिससे हम मानव जाति के सामने जो अलग अलग चुनौतियां हैं, चाहे वो फूड की हो, फ्यूल की हो, फर्टिलाइजर की हो, उन सबको हम निपटे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया प्रदान करें। लेकिन बड़ी खबर यही कि अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लिया गया स्थायी सदस्य के तौर पर G20 में, और ये भारत के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर भी हम देख सकते हैं। चर्चा आगे करते रहेंगे, एक छोटा सा ब्रेक।
नई दिल्ली के इस भारत मंडपम में G20 समिट का आगाज हो चुका है। कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने अध्यक्षीय भाषण के साथ इसकी शुरुआत की, स्वागत भाषण के साथ। और उससे पहले वो दृश्य जब उन्होंने सभी G20 डेलीगेट्स का, राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत किया भारत मंडपम में, जहां पर सभी राष्ट्राध्यक्ष, चाहे वो जो बाइडेन साहब हो, चाहे वो ऋषि सुनक साहब हो, चाहे वो ब्राजील के प्रधानमंत्री हो, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हो, सऊदी अरब के जो प्रधानमंत्री हैं क्राउन प्रिंस सलमान बिन अब्दुल अजीज साहब, वह सुबह ही पहुंचे भारत। पहले उनके प्रोग्राम में थोड़े फेरबदल हुए कि वो आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन पहुंच गए भारत, आज सुबह ही आए हैं। उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री, जो तब G20 देश हैं उनके प्रमुखों का स्वागत किया, और साथ ही जो इन्वाइटी देश हैं, बांग्लादेश हुआ, मॉरिशस हुआ, जो G20 के सदस्य नहीं है, उनके राष्ट्र प्रमुखों का भी स्वागत किया। और इसी के साथ आगाज हुआ दिल्ली में G20 के शिखर सम्मेलन का। G20 एनी टाइम इंडिया का, जी हाँ, इस वक्त दिल्ली में G20 का शिखर सम्मेलन भारत मंडपम, जो कि विशेष तौर पर एक वर्ल्ड क्लास ऑडिटोरियम इसके लिए तैयार किया गया, उसमें उसका आगाज हो चुका है। चंद मिनट पहले ही प्रधानमंत्री ने वहां अध्यक्ष के तौर पर स्वागत भाषण दिया। और उससे पहले ये तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री ने दुनिया भर से आए मेहमानों का स्वागत किया, औपचारिक स्वागत किया, और G20 के मंच पर सबको आमंत्रित किया, जिसका 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन अब से कुछ देर पहले शुरू हो चुका है। स्वागत भाषण तक हमने देखा, उसके बाद चूंकि कवरेज अलाउड नहीं है, अब धीरे धीरे चीजें आएंगी। 2 दिन का सम्मेलन है और पहला सेशन जो है वन अर्थ, वो शुरू हो चुका है वहां पर, जहां पर ये सभी लीडर्स जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिनका स्वागत प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, ये साथ में बैठकर चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको एक हल्का सा जिस दे देता हूं कि प्रधानमंत्री ने अपने स्वागत भाषण में क्या कहा। प्रधानमंत्री ने स्वागत भाषण में सबका स्वागत करते हुए जिस लाइन को अंडरलाइन किया, जिस चीज को अंडरलाइन किया, वो है मानवता का कल्याण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सबको साथ लेकर चलने का ये वक्त है। जैसे हमने कोरोना को हराया, और उसी तरह हमको जो ये डिस्प्यूट्स हैं, ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट, वो युद्ध की तरफ इशारा कर रहे थे, रूस यूक्रेन, इस तरह की चीजों को खत्म करना होगा, सबकी ग्रोथ को सुनिश्चित करना होगा, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा, और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर जो है अर्थ, वो सबके लिए देनी होगी। ठीक है, और यहां पर इसके अलावा और भी उन्होंने बातें कही हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं, तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है, और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया।
करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। तो ये अहम घोषणा कि शामिल किया जाए अफ्रीकन यूनियन को G20 के तौर पर और वो सदस्यता दे दी गई है, भारत के लिए एक अहम उपलब्धि है। चलिए इस पे चर्चा करेंगे आगे, लेकिन अब आपका तारुफ करा देते हैं हमारी रिपोर्टर्स टीम से, जो कि थ्रू आज पूरे दिन और कल भी आपको G20 के समिट की पल पल की खबरें देंगी। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ हैं, आलोक प्रियदर्शी को आप देख पा रहे हैं, दीपाली नंदा है और असीम मनचंदा है, रोहन भी जुड़ेंगे हमारे साथ। पिछले कई दिनों से ये लोग लगातार G20 की जो तैयारियां दिल्ली में चल रही थी वो पूरी तैयारियों का जायजा आप तक पहुंचा रहे थे। क्या एजेंडा होगा, क्या होगा, वो सारी जानकारी आप तक थी और अब जब ये समिट शुरू हो गया है तो वो अहम जानकारियां लेकर एक बार फिर हाजिर है। लक्ष्मण रॉय, पहले आपके पास आते हैं। तो बैठक शुरू हो चुकी है, अध्यक्षीय भाषण हमने सुन लिया, उसके बाद तो हम अंदर नहीं, लेकिन क्या अहम मुद्दे हैं आज के जिन पर ये जो पहला सेशन है वन अर्थ का वहां फोकस रहेगा? जी बिल्कुल, दरअसल जो अध्यक्ष भाषण आपने सुना उससे ही आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले 2 दिनों में सरकार का फोकस क्या रहने वाला है। सबसे बड़ी बात, जो भारत बनाम इंडिया का विवाद चल रहा था उसमें आज स्थापित हो गया, जब भारत इंग्लिश में लिखा हुआ प्रेसिडेंसी के सामने, प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखा हुआ आपने प्लेट देखा होगा। दूसरा, इसके अलावा 6 मुख्य प्राथमिकता है, मुद्दे हैं जिस पर यह कोशिश होगी कि इस G20 की बैठक में आम सहमति बनाई जाए एक्शनेबल पॉइंट के ऊपर। सबसे महत्वपूर्ण है इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर। विकास तो कर रहा है, कई देश विकास कर रहे हैं लेकिन कई देश पीछे छूट रहे हैं। इसमें विकासशील देशों की सहभागिता कैसे बढ़ाई जाए, सर्वांगीण विकास कैसे किया जाए, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि विकास हम करें लेकिन विकास के साथ साथ पर्यावरण को हम ना भूलें। पर्यावरण एक बहुत बड़ा मुद्दा हो रहा है। यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि यहाँ पे आए हुए हैं, US है, UK हैं, सबके लिए पर्यावरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से सब जूझ रहे हैं। तो उसमें एनवायरमेंट फाइनेंसिंग की बात है, ग्रीन फाइनेंसिंग की बात है कि जो लोग पर्यावरण को बढ़ावा दे रहे हैं उनको वित्तीय रूप से कुछ राहत दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में उनको बढ़ावा दीजिए। ये एक दूसरा मुद्दा है। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि हर देश पेमेंट सिस्टम हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, वहां पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कागजी कार्रवाई की जगह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां पे मजबूत करे। तीसरा मुद्दा यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, WTO हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, यूनाइटेड नेशन हो, ऐसे भी जो मल्टीलैटरल संगठन है, प्लेटफॉर्म हो, उनको कैसे मजबूत किया जाए, उसमें सभी देशों की भागीदारी कैसे हो, ये सुनिश्चित किया जाना है। हालांकि एक मुद्दा जो काफी सबकी नजर रहेगी, उस पर भारत के लिए चुनौती भी होगी आम सहमति बनाने की, वह है कि रूस यूक्रेन युद्ध को जो उपजे हालात हैं उससे कैसे निपटा जाए और जो नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी होगा उसमें इसको लेकर कैसे एक बीच का रास्ता अपनाया जाए, भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती रहने वाली है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो आज से चलने वाले 2 दिनों की बैठक में छाए रह सकते हैं। जी ठीक है, चलिए तो ये वो प्रमुख मुद्दे हैं जो आज की बैठक में छाए रह सकते हैं। लेकिन रोहन हमारे साथ जुड़ गए। तो रोहन, ये तो मुद्दों की बात हो गई, लेकिन अगर आज के पूरे दिन का मैं कार्यक्रम आपसे पूछूं तो वो क्या है, कब क्या क्या चीजें होनी है? 2 सेशन हैं आज और उसके अलावा और भी चीजें हैं, आप हमें विस्तार से बताएं। जी, अगर जैसा कि आपने बताया कि 2 महत्वपूर्ण सेशन होने हैं और ये दोनों जो सेशन हैं, वन वर्ल्ड और वन फैमिली, ये दोनों ही सेशंस भारत की जो वसुधैव कुटुंबकम की जो फिलॉसफी है उस पर आधारित है। जो पहला सेशन है उसकी शुरुआत अभी हो चुकी है और ये है वन वर्ल्ड। यहाँ पे जो मुद्दे हावी रहने वाले हैं ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़े हुए, जैसा कि नाम से शामिल है कि वन अर्थ यानी कि एक धरती एक प्लैनेट जो है, तो सस्टेनेबिलिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा, पर्यावरण से जुड़ा हुआ मुद्दा, इसके अलावा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनसे जुड़े
हुए मुद्दे, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात यहाँ पे होगी, और भारत की जो एक फिलॉसफी है लाइफ की, यानी कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उसको भी यहाँ पे फोकस में रखा जाएगा और सभी देशों के बीच इस बात की सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है और जो पेरिस डिक्लेरेशन है उसको किस तरह से और ज्यादा तेज किया जा सके, समय से पहले उसको कैसे पूरा किया जा सके, इसके ऊपर फोकस होने वाला है। जो दूसरा सेशन है वो 3 बजे के बाद शुरू होगा, 3 बजे से लेकर 4:45 तक के बीच होगा, और वो है वन फैमिली, एक परिवार की भावना पूरे दुनिया में किस तरीके से हो, इसके ऊपर चर्चा होगी। और इसमें जो मुद्दे शामिल होंगे उसमें है कि समाज के वे तबके जो कि बहुत पहले से पिछड़े रहे हैं उनको किस तरह से मुख्य धारा में शामिल किया जाए, महिलाओं से जुड़े जो मुद्दे हैं दूसरे सेशन में वो शामिल होंगे, ग्लोबल हेल्थ का जो मुद्दा है, खासतौर पे कोविड-19 के बाद जो चुनौतियां सामने आई हैं, किस तरीके से पूरी जो दुनिया है उसको एक साथ मिलकर उससे निपट सके, इन मुद्दों पर चर्चा होगी। और रात को उसके बाद फिर जो है एक डिनर का आयोजन किया गया है जिसमें जो तमाम विश्व के जो लीडर्स हैं वो शामिल होंगे और जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो इसे होस्ट कर रही हैं। तो कुल मिला के आज का जो मुद्दा है वन वर्ल्ड और वन फैमिली पे जो है वो निर्धारित होगी। कल जो है वन फ्यूचर पे चर्चा होगी। ठीक है जी, तो वन अर्थ और वन फैमिली, रात में डिनर, बीच में लंच रह गया रोहन, तो वो भी है करीब 1.5 घंटा उसके लिए भी है, और उसमें भी खास इंतजाम किए गए हैं। वो बातचीत हम आपसे आगे करेंगे, लेकिन इसके अलावा एक चीज और होनी है। ये तो G20 है, लेकिन इसके साइडलाइंस पर अहम द्विपक्षीय वार्ताएं होनी है, बायलैटरल मीटिंग्स होनी है। आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ हैं। तो आलोक, आज किन देशों के साथ, ये देखिए अमेरिका, बांग्लादेश और मालदीव और मॉरिशस के साथ कल बातचीत हो चुकी है, आज किन देशों के प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री रूबरू हो रहे हैं बायलैटरल टॉक्स में? देखिए, कुल टोटल 15 देशों के साथ बायलैटरल टॉक्स होने हैं। अगर मैं बात करूं तो आज अमेरिका और यूके जो यूके यूनियंस हैं उनके तमाम लीडर्स के साथ बायलैटरल टॉक्स होंगे। मैं अगर फोकस की बात करूं तो जो इस वक्त सरकार का फोकस है यूके और यूरोपियन यूनियंस के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको जल्द से जल्द उस पर डील करना बड़ा मुद्दा है। लगातार इस पे खासतौर से जो इंडो यूके FTA है उसको लेकर काफी बात आगे बढ़ चुकी है। जो करीब 29 दौर की बातचीत होती है उसमें से अगर बात करें तो 12 दौर की बातचीत कंप्लीट हो चुकी है, 19 दौरों में लगभग सहमति बन चुकी है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द से जल्द यूके के साथ जो भारत की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको हरी झंडी दिखा दी जाए, उसको लागू किया जाए। अगर इस यूके के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें जो कंट्रोल्स की बात करें तो खासतौर से जो स्कॉच, विस्की और ऑटो पार्ट्स, इसके अलावा कन्फेक्शनरी मीट जैसे चीजों पर जो ड्यूटी घटाने को लेकर सहमति है वो ऑलरेडी इन जो पिछले दौर की बातचीत हुई है उसमें सहमति बन चुकी है। इसके अलावा जो अगर यूके से अलग बात करें तो जो यूनियंस है, यूरोपियन यूनियंस, उनके साथ भी इस तरह की जो द्विपक्षीय जो करार है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसको करने पर पूरा जोर रहेगा। इसके अलावा जो गल्फ कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्री के साथ भी इस बार जो यहाँ पर द्विपक्षीय बातचीत होगी, इसमें जो रेल नेटवर्क को लेकर काफी ज्यादा फोकस में रहेगा। भारत के साथ जो गल्फ कंट्रीज हैं जो गल्फ कंट्रीज हैं, खासतौर से UAE है, वहां पर जो रेल नेटवर्क है उसको बिछाने में भारत अहम योगदान दे सकता है। तो इन तमाम चीजों को इस पर ग्रीन सिग्नल, इस पर सहमति बनाने को लेकर जो द्विपक्षीय बातचीत है उस पर सहमति बनाने की पूरी कोशिश इस दौरान जो G20 का अहम मंच है उस दौरान होगी। हालांकि इसकी बैठकें पहले से भी लगातार चलती रही हैं और जो पूरा जो बायलैटरल फोकस है वो इस वक्त चल रहा है और जो कंट्रीज के जो टॉप लीडर्स हैं वो बैठ के इस जो बायलैटरल्स है उसको उस पर सहमति बनाने पे जुटे हुए हैं। अमेरिका के बारे में असीम हमारे सहयोगी बताएंगे। जी ठीक है, तो अहम बायलैटरल बैठकें आज भी, लेकिन उससे पहले एक अहम बायलैटरल बैठक कल हुई, वो थी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ। एक बेहतरीन पार्टनर के तौर पे अमेरिका और भारत हाल फिलहाल में तेजी के साथ बढ़े हैं। असीम, ये बताइए कि कल जो बैठक हुई है उसके अहम मुद्दे क्या रहे और क्या अगर जानकारी है कि क्या बातचीत हुई उस बैठक के अंदर? देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति देर शाम तक भारत पहुंचे थे, उसके बाद देर शाम को ये
G2 बायलैटरल बैठक हुई जो साइडलाइंस पर हुई। और खासतौर पे कि आपको याद होगा कि पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे, वहां पर काफी सारे उन्होंने एग्रीमेंट साइन किए थे, काफी सारी डील्स की अनाउंसमेंट की थी। तो उसकी प्रोग्रेस को रिव्यू किया गया, खासतौर पे कि माइक्रोन अगले 5 साल के अंदर भारत के अंदर सेमीकंडक्टर में $400 बिलियन का निवेश करना चाहता है। तो उसकी प्रोग्रेस को लेकर के दोनों देशों ने काफी सेटिस्फेक्शन जताया कि हाँ, काफी बातचीत आगे बढ़ रही है। इसके अलावा आईसीटी को लेकर के, स्पेस को लेकर के जितने भी समझौते हुए, जितने भी दोनों देश आगे चल रहे हैं, दोनों बातचीत कर रहे हैं, तो उसको लेकर भी दोनों देशों ने काफी सहमति जताई कि इसकी प्रगति, जो प्रोग्रेस चल रही है वो काफी अच्छी है। इसके साथ साथ भारत और जो अमेरिका है वो 5G और 6G को लेकर के अपने ओपन रैन के लिए काम करना चाहते हैं। 2 टास्क फोर्स ऑलरेडी बन चुका है, 6G भारत और भारत 6G अलायंस बना चुका है। तो उसके लिए भी डिस्कशन काफी हुआ कि जो एक अमेरिकी मैन्युफैक्चर्ड कंपनी है वो भारत के टेलीकॉम कंपनी के साथ ओपन रैन के दिशा में काम करेगी। ये सारे डिस्कशंस ऑलरेडी हैपन हो चुके हैं। भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड है, खासतौर पे डिफेंस डील है, उसको लेकर के भी एग्रीमेंट साइन किया गया। तो कुल मिलाकर के एक पॉजिटिव यहाँ पर स्टेटमेंट हमको निकल करके आता हुआ दोनों देशों के बीच में नजर आ रहा है। जो प्रधानमंत्री मोदी है, उन्होंने अमेरिका की प्रेसिडेंसी के लिए, अमेरिका को जो G20 के लिए उन्होंने सपोर्ट किया, उसके ऊपर धन्यवाद जताया। और खासतौर पे जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उन्होंने जो चंद्रयान है और जो अपना सोलर मिशन है, उसके सक्सेसफुल लॉन्च के लिए भी उन्होंने भारत को और भारत के साइंटिस्ट को बधाई। चलिए, तो ये अमेरिका भारत की वार्ता। और क्विकली मैं दीपाली के पास जाना चाहूंगा। दीपाली, जोरदार तैयारियां भारत मंडपम में की गई है जो अतिथि आए उनके लिए, तो आप हमें बताएंगे कि क्या माहौल है वहां का। और खासतौर पे मैं इंटरेस्टेड हूं, एक विजुअल देख रहा तो आर्ट एंड क्राफ्ट वाला जो पूरा सेक्शन है, जहां हम सुन रहे हैं कि वो डिजिटल पेमेंट के जरिए विदेशी मेहमान वहां खरीदारी करेंगे भारतीय संस्कृति से जुड़े साजो सामान की, उसके बारे में जरूर बताइएगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो दिल्ली को सजाने संवारने से लेकर विदेशी मेहमानों के स्वागत तक, और अब भारत मंडपम में हर जगह, हर कोने में आपको भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। इस वक्त भी जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ, मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की तरफ से इसे बनाया गया है और आप देखेंगे इसमें भी आपको भारत के लोकतंत्र के बारे में जानकारी दी जाएगी डिजिटल तरीके से। यहाँ पर आप अपनी भाषा का चुनाव कर सकते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे ना सिर्फ हिंदी, इंग्लिश, बल्कि जो ग्लोबल लैंग्वेजेस है उसे भी इसमें ऐड किया गया है। किस टॉपिक पर आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो किस तरह से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए अपनी भारतीय संस्कृति को विदेशी मेहमानों के सामने रखना, ये उसका एक उदाहरण है। वहीं अगर मैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं तो जो पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी एक अच्छी झलक यहाँ पर देखने को मिल रही है। यूपीआई की धूम है। आरबीआई ने एक इनोवेशन पवेलियन बनाया है जहां पर विदेशी मेहमान जा रहे हैं और यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। खासतौर पर विदेशी मेहमानों के लिए जिनका भारत में अकाउंट नहीं है, उनके लिए यूपीआई वन वर्ल्ड करके एक सिस्टम तैयार किया गया है जिसके चलते वो डिजिटल ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं। साथ ही साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े स्केल पर लॉन्च किया था, उसकी झलक भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। भारत में जो जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं उन्हें भी यहाँ पर शोकेस किया गया है। जी चलिए, तो काफी कुछ हो रहा है G20 के अंदर। लगातार आपको जानकारी देती रहेगी हमारी पूरी टीम, लेकिन मेरे लिए वक्त एक फटाफट ब्रेक ले लेगा और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे हमारे एक्सपर्ट शिवकांत शर्मा जी। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज जो प्रधानमंत्री ने शुरुआती भाषण में जो भी अहम मुद्दे बोले हैं उनका क्या मतलब है, और खास तौर पे वो जो अध्यक्षता मिली है अफ्रीकन यूनियन को, क्या वो भारत के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। छोटे से ब्रेक, बातचीत जारी है। वेलकम बैक। G20 टाइम इंडिया का G20 का शिखर सम्मेलन दिल्ली में शुरू हो चुका और इस वक्त पहला सेशन जारी है। प्रधानमंत्री ने आज सभी मेहमानों की सुबह अगवानी की और उसके बाद अध्यक्षीय भाषण दिया, जिसके साथ ही G20 के शिखर सम्मेलन का शुरुआत हुई है। उन्होंने साथ में एक स्वागत भाषण भी दिया अध्यक्ष के तौर पर, और उसमें जो प्रमुख बातें वो बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ शिवकांत शर्मा जी जुड़ चुके हैं। तो शिवकांत जी, बहुत सारी बातें उसमें, लेकिन जो सबसे पहले बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अफ्रीकन यूनियन को जो सदस्यता प्रदान कर दी गई, वो कितनी बड़ी बात है, क्योंकि अभी ग्लोबल साउथ की चर्चा इन दिनों बहुत ज्यादा होने लगी है। इस सदस्यता अफ्रीकन देशों को सपोर्ट करने का श्रेय बहुत सारे कंट्री लेना चाहते थे, खासतौर पे चाइना उसमें आगे था,
कोशिश में था कि वो श्रेय उसको मिले, होड़ सी थी। रूस भी कहीं ना कहीं ये बातें करता रहा है कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया इसलिए अफ्रीकन कंट्री, लेकिन भारत का प्रस्ताव, भारत की अध्यक्षता में ये मुमकिन हुआ। क्या ये कूटनीतिक तौर पर या एक ग्लोबल लीडरशिप के तौर पर भारत के लिए एक अहम जीत कह सकते हैं या एक उपलब्धि कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जहां तक इसका श्रेय लेने की बात है, तो भारत का एक तरह से ऐतिहासिक नाता अफ्रीका के साथ रूस और चीन से बहुत पुराना है। अगर आप गांधी जी को याद करें तो गांधी जी का आंदोलन जो है वो वहीं से शुरू हुआ, पल्लवित हुआ। उससे पहले अगर आप व्यापार की बात भी करें तो पिछले 2-2.5 हजार साल से भारत और अफ्रीका के देशों के बीच में व्यापार चलता रहा है। और जितने भारतीय अफ्रीका में हैं, जितने कारोबारी अफ्रीका में हैं, तो उस सबको देखें तो भारत के रिश्ते अफ्रीका के साथ बहुत पुराने हैं। इसलिए ये स्वाभाविक है कि भारत अफ्रीका को शामिल करने का नेतृत्व करे। और अगर दक्षिण की हम बात करते हैं तो दक्षिणी दुनिया का नेतृत्व भारत के द्वारा करना बिल्कुल स्वाभाविक प्रतीत होता है। और ये जो स्वाभाविक हक था भारत का, वो उसने हासिल कर लिया है। G20 या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच का ये सबसे बड़ा विस्तार होगा। 55 देशों का 20 या 21 देशों के एक संगठन में आ जाना, 20 से 21 बनना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो वसुधैव कुटुंबकम जिसकी की छाप भारत ने इस पूरी G20 समिट पे छोड़ी है, यानी वसुधा एक धरती जो है वो उत्तर और दक्षिण की जो दरार एक बनी हुई है, उस दरार को कैसे पाटा जाए। और वो दरार तभी पटेगी जब आप पूरा प्रतिनिधित्व देंगे। अब आप G20 को ही देखें तो 11 देश, ज्यादातर जो आर्थिक दबदबा था वो उत्तर का था। देश की संख्या के हिसाब से, क्योंकि पूरा का पूरा यूरोपीय संघ उसका सदस्य है, तो यूरोपीय संघ में ही 31 देश हैं, तो उस हिसाब से भी उनका पलड़ा बहुत भारी था। दक्षिण का पलड़ा हल्का था। तो ये अफ्रीकी यूनियन के शामिल होने से वो एक तरह से बराबरी हो जाएगी, बल्कि दक्षिण को जो है वो ज्यादा महत्व मिलेगा और उसकी जरूरत है। उसकी जरूरत इसलिए है कि दूसरी बात, जो एक कुनबे की अगर आप बात करते हैं, सतत विकास की बात करते हैं, समावेशी विकास की बात करते हैं, तो अगर अफ्रीका में विकास नहीं होगा तो समावेशी विकास इस दुनिया में कैसे हो सकता है? सतत विकास कैसे हो सकता है? आप जलवायु सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त। भविष्य की हम बात करेंगे आगे चल के, तो अगर भविष्य को संभालना है, भविष्य को सुरक्षित करना है, तो जलवायु फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। और जलवायु फंडिंग के लिए अफ्रीका को सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आप अफ्रीका उन देशों को साथ में लेना। जी हाँ, तो मुझे लगता है कि ग्लोबल साउथ की एक जो बात है और उसकी लीडरशिप की बात एक अहम कड़ी है, यह अहम पड़ाव है जहां पर आज भारत पहुंचा है। इस पर विस्तार से और बातचीत करेंगे हम सर, लेकिन फिलहाल के लिए चूंकि समय मेरा समाप्त होने जा रहा है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े और G20 पे ये हमारी कवरेज लगातार जारी है, जहां पर हम बातचीत करते रहेंगे और पूरा विश्लेषण आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन एक अहम खबर मैं चलते चलते आपको बता दूं कि CNBC आवाज की खबर का एक फिर बड़ा असर दिखा है। CNBC आवाज पर कल सेंसेक्स के कॉल ऑप्शन में हुए फ्रीक ट्रेड की खबर पर सेबी ने एक बड़ा एक्शन ले लिया है। सेबी इस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गया है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल। जी हाँ, देखिए, कल हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरीके से कल सेंसेक्स के ऑप्शंस में एक फ्रीक ट्रेड हुई। 4 रुपए का ऑप्शन 209 रुपए हो गया, जिसमें 5 लाख का वॉल्यूम हुआ। अब ऑब्वियसली वो 209 रुपए उसकी वैल्यू नहीं थी, क्योंकि हम 67,000 की कॉल की बात कर रहे थे, उसी दिन की एक्सपायरी की, जबकि सेंसेक्स उस समय ट्रेड कर रहा था करीब 66,500 पर। तो उसका कोई औचित्य नहीं था 200 रुपए पर ट्रेड होने का। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई, या तो वो एल्गो ट्रेड की वजह से गड़बड़ हुई या ब्रोकर की वजह से गड़बड़ हुई। सवाल ये भी उठता है कि एक जो प्राइस मैकेनिज्म होना चाहिए था वो क्यों नहीं काम आया, क्योंकि उस समय उतना प्राइस नहीं होना चाहिए था। उस प्राइस पर टेक्निकली ट्रेड नहीं जाना चाहिए था। अगर 4 या 5 रुपए प्राइस चल रहा था तो एक्सचेंजेस एक प्राइस मैकेनिज्म रखते हैं जिसमें एक ऑप्शन का प्राइस एक पर्टिकुलर प्राइस तक ही जा सकता है, उसके बाद अगर वो जाता है तो फिर वो रिलैक्स होता है। तो 4 रुपए का वो 209 रुपए में नहीं ट्रेड होना चाहिए था, लेकिन वो हो गया। इससे हुआ क्या, जिस बेचारे ने वो ऑप्शन खरीद लिया, अब वो ऑब्वियसली 209 में नहीं खरीदना चाहता था, वो तो कम रेट में खरीदना चाहता था मार्केट रेट पर, लेकिन उसका ऑप्शन वो एग्जीक्यूट हो गया तो बहुत बड़ा लॉस हुआ उसको। अब सेबी ने इसका संज्ञान लिया इस मामले का, और मेरी बात हो रही थी सेबी में, तो उन्होंने इस चीज को माना है कि हाँ, ये थोड़े से फ्रीक्वेंट हो रहे हैं।
रिसेंटली आपको याद होगा बैंक निफ्टी में भी ये मामला हुआ था जिसमें फ्रीक ट्रेड्स हुए थे और कल सेंसेक्स में हुए। तो इस चीज का सेबी ने संज्ञान लिया है और मुझे लगता है कि इस पर बहुत ही जल्द कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर होगी। आप समझ सकते हैं कि सीएनबीसी आवाज की नजर कितनी बारीक है और खास तौर पे निवेशकों के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उस बारीकी को पकड़ा, सेबी को रिपोर्ट किया और उस पर एक्शन होता हुआ ये सीएनबीसी आवाज की पहल का असर है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन क्योंकि G20 आज का मुद्दा है, लगातार इस पर बातचीत होती रहेगी। कुछ ही देर में आपसे दोबारा मिलेंगे ताजा अपडेट के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।